तो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे लोगों को हसीन सपने दिखाए जाते हैं साल भर में करोड़पति बनाने के, और कैसे फिर उनसे गाड़ी कमाई के पैसे लूट लिए जाते हैं। समझिए डायरेक्ट सेलिंग का मामला है, शायद पॉन्जी स्कीम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का मामला है। सेबी की बात कर रहे हैं, फॉर्मर ईडी सेबी JN गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। मिस्टर गुप्ता, हमने दिखाया किस तरह से कंपनी लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा चुकी है अगर सबकी बात करें, और फर्जी सपने, हसीन सपने जो इससे पहले भी कई बार कई और कंपनियों ने लगाया, क्यूनेट नाम की एक और कंपनी लगा रही है, और पढ़े लिखे लोग इसके झांसे में फंस रहे हैं। सर सेबी जैसे रेगुलेटर्स के पास कोई जरिया है इन फर्जी कंपनियों पर, फर्जी वाला करने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने की? इसमें जैसा अमित ने बताया कि ये जो चीज है, एक्टिविटी है, किसी भी तरीके से सेबी, RBI या किसी रेगुलेटर के अंतर्गत इसलिए नहीं आती है कि जैसा मैंने आपकी रिपोर्टर के उससे समझा कि ये कुछ उसके बदले में सामान दे देते हैं। तो अगर हमने आपको कुछ पैसा दिया, 3 लाख का पैसा दिया, उसके बदले में हमने सामान दे दिया और सामान की कुछ भी वैल्यू चाहे कचरा दिया, तो ये सेल ऑफ गुड एक्ट के अंतर्गत आ गया। आपने हमें पैसा दिया, हमने आपको सामान दिया, और अगर आप उस सामान से सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। रही साथ में उसके साथ इंसेंटिव स्कीम कि आपने सामान कितना बेचा, आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा, ये एक इंसेंटिव स्कीम में आ गया। तो अगर आप इसको बिना किसी इमोशन के साथ देखें तो ये सीधा सीधा एक प्रोडक्ट को बेचने का मामला, डायरेक्ट सेलिंग मामला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे अमित ने बताया कि हम लोग दुनिया में लोगों को सपने बेचते हैं। अब जैसे आप देखिए, शाहरुख खान फेयर एंड लवली की तरफ से आदमी को फेयरनेस क्रीम बोलते हैं कि आप गोरे हो जाएंगे। आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, शाहरुख खान इससे गोरे नहीं हुए अभी तक। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजों के जो होते, ये आपके हिसाब से अपने आप से आना पड़ेगा, खुद को भी रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसी स्कीम्स में हम जा रहे हैं तो क्या वो स्कीम सही है या गलत है, बजाय इसके कि किसी के झांसे में हम फंस जाए। एक ऐसी कंपनी जो आज से नहीं काफी दिनों से लोगों को चूना लगा रही है, हसीन सपने बेच रही है, और हमारे देश में एक अदद कानून तक नहीं है ताकि उस कंपनी पर लगाम लगाया जा सके। आपके हिसाब से क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि कोई ऐसा कानून हो, आपकी सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे क्यूनेट जैसी कंपनियों पर लगाम लगे? देखिए, मेरे ख्याल से ये इस चीज को हमें सेग्रीगेट करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐसी केसेस में अवेयरनेस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। एक तो है अवेयरनेस जनता के पास हो, दूसरा कि कानून नहीं है। इस बारे में थोड़ा मुझे कहना है कि RBI और सेबी, इनको इससे अलग रखना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, क्योंकि सेबी का एक लिस्टेड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनियों का काम है, RBI का बैंकों को और डिपॉजिटर्स को रेगुलेट करने का काम है। इसमें हमारे पास EOW बहुत अच्छा विंग है, पुलिस का क्राइम, व्हाइट क्राइम कॉलर्स को डील करने के लिए EOW के पास सफिशिएंट मेरे ख्याल से पावर है, और महाराष्ट्र में तो स्पेशली MPID बहुत ही स्ट्रांग पावर है। फिर भी नहीं लगाम लग पा रही नहीं, सर। तो ये लगाम यानी कानून नहीं है, मतलब लॉ एनफोर्समेंट हमारे देश में सही तरीके से नहीं हो पा रहा, एजेंसीज नहीं निभा पा रही। ये EOW और MPID को बताना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही। तो जाहिर सी बात है कि ये अब स्टैब्लिश करना ही मुश्किल हो रहा था कि पहले की विहान ही क्यूनेट है और क्यूनेट ही विहान है, क्योंकि क्यूनेट की फ्रेंचाइजी इंडिया में विहान है, उसी के जरिए क्यूनेट की फ्रेंचाइजी इंडिया में, हांगकांग में रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल। तो अब इस दिक्कत ये आ रही थी, तो अब जाके स्टैब्लिश हो पाया इतने दिनों के बाद कि ये जो माइकल फरेरा, जो कि विहान जिसकी कंपनी है, 80% इसके शेयर हैं, वो क्यूनेट के बिहाफ पर इंडिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि क्यूनेट इंडिया में काम डायरेक्टली नहीं कर सकती। ठीक है, क्यूनेट इंडिया में डायरेक्टली काम कर नहीं सकती, विहान नाम की उसने एक फ्रेंचाइजी बनाई है और वो लोगों को फंसा रहे हैं। अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। सर, इससे पहले भी कई सरकारें रही है, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं हम चूक गए? अगर हम पहले कुछ ऐसा कानून ले आते जो इस पर लगाम लगाती, या जैसा कि आलोक कह रहे हैं, पहले कुछ ज्यादा जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको अलर्ट करते, तो ऐसे जो हजारों लोग जो क्यूनेट के शिकार बने ना बन पाते? देखिए, पहले तो आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2014 का, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स हैं उसमें CBI को इंटरवीन करना होगा, और उसके तहत सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं सर आपको, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये पॉन्जी स्कीम नहीं है सर, समझिए डायरेक्ट सेलिंग का मामला है, शायद पॉन्जी स्कीम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का मामला है। देखिए, वो अगर आप उसको पूरी तरह ऑर्डर को मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर उस ऑर्डर को आप
डिफाइन करेंगे। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का मुझको लगता है कि जैसे MLM पहले चलता था उस टाइप का एक कंसेप्ट है। वो ये भी कहते हुए बता रहा है कि 40,000 उसके एजेंट्स को मिलने की बात कही है। तो मुझको लगता है कि अगर इसको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो ऐसी स्कीम्स को भी उन स्कीम्स के दायरे में, उन स्कैम्स के दायरे में लाने की आवश्यकता है। एक बात कि लिस्टेड कंपनियों को सेबी देखती है, तो जो ऑर्डिनेंस आया था यही एक बेसिक इशू था। कुछ बड़े लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हमारी लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं, तब ये एक ऑर्डिनेंस 2013 में केंद्र की सरकार लेकर के आई थी कि वो नॉन लिस्टेड भी हो तो सेबी के रेगुलेशन में आती है। तो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे लोगों को हसीन सपने दिखाए जाते हैं साल भर में करोड़पति बनाने के, और कैसे फिर उनसे गाड़ी कमाई के पैसे लूट लिए जाते हैं, हमने आपको दिखाया। और ऐसा नहीं कि हम क्यूनेट का पक्ष जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार उनको मेल किया, उन्होंने कोई ईमेल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम उनके अधिकारी जो ग्लोबल हेड है जहीर मर्चेंट, उनको लगातार ट्राई कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं, फोन की घंटी भी बज रही है उनके, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सरोकारी पत्रकारिता निभाते हुए क्यूनेट का भी पक्ष लें और उनसे भी उनका पक्ष लें और उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लें, उनका रिएक्शन लें, लेकिन कोई भी फोन उठाने को या ईमेल का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी घंटी बज गई उनके फोन की, लेकिन जहीर मर्चेंट ने जहमत नहीं उठाई फोन उठाने की। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर अगर क्यूनेट में कुछ गलत नहीं किया है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, इस पे नहीं, पर ओवरऑल जो ये फ्रॉड हो रहे हैं ये इसलिए हो जाते हैं कि RBI, सेबी, SFIO सब अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। दूसरी बात, इनके पास कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फील्ड स्टाफ नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, उसको परसू नहीं कर पाते। जहाँ तक सामान दे के पैसा लिया वो तो मेरे ख्याल से RBI के परव्यू में नहीं आएगा, पर जिस तरह से ये पॉन्जी स्कीम्स चले और जैसा कि आपने नाम लिया कईयों का, तो उसमें लोगों को इतना नुकसान हुआ, और विशेष रूप से गरीब लोगों को और नासमझ लोगों को जिस तरह से बुद्धू बनाया गया, तो उसमें RBI को स्टेप अप करना चाहिए। पर RBI ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, वो सेबी के पास डाल दिया है। पर आप दिल्ली में या बम्बई में या कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में किसी से पूछिए कि सेबी का दफ्तर कहाँ है, कोई नहीं जानेगा। पर आप अगर पूछिए कि RBI का दफ्तर कहाँ है, तो मैं समझता हूँ कम से कम 50% लोग ये बता देंगे कि RBI का दफ्तर। मतलब आप कह रहे हैं कि RBI को यहाँ पर बीच में आना चाहिए, RBI को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पहले आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये पैसा जो पॉन्जी स्कीम्स हैं वो बैंक में नहीं आके इन चीज़ों में जा रहा है। तो जैसे ये शारदा स्कैम और ये सब स्कैम हुए, इनमें मैं समझता हूँ RBI ने कारगर कदम नहीं उठाए। दूसरी जगहों पर रेगुलेटर इसमें बहुत सख्ती से काम करता है। इनफैक्ट हर बैंक को, हर ब्रांच को ये बोर्ड लगाना पड़ता है कि I am a बैंक अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट, और RBI डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट को एडमिनिस्टर करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो RBI के अंडर है, पर RBI इस तरह के बोर्ड लगाएं। और तो जब जगह मतलब आपके हिसाब से RBI अगर कड़े कदम उठाए तो ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है।